बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है ये एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर जो है 12 चैप्टर सेकंड ईयर फिज़िक्स के, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन इसकी कि द नंबर ऑफ electric lines, number of electric lines of field, electric lines of force passing through an element of certain area is called electric flux. Through that area. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस के कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पीछे हमने डिटेल से पढ़ा है। फील्ड लाइंस एक किसी भी रीजन से उसके मखसूस एरिया से जितनी लाइंस जो हैं पास करेंगी, तो वो लाइंस, जो नंबर ऑफ लाइंस, जो लाइंस की तादाद है, वो रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फ्लक्स जो है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड है विच मीन्स फ्लो। फ्लक्स क्या है? लैटिन वर्ड है। फ्लक्स इज लैटिन वर्ड, इसका मीन फ्लो। ठीक है, इसकी हम एक सेकंड डेफिनेशन भी कर सकते हैं, वो है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या हम कह सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया ऑफ द surface through which lines are passing, लाइंस कौन सी? लाइंस ऑफ फील्ड, थ्रू विच लाइंस ऑफ फील्ड आर पासिंग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की थ्रू दैट रीजन, डॉट उस एलिमेंट का थ्रू विच द इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग। एक हम ले लेते हैं कि एक सरफेस एलिमेंट है, ठीक है, जिसका वेक्टर एरिया जो है वो ए है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो ई है, तो जो ई डॉट होगी वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए। अब पहले एक और चीज़, वेक्टर एरिया को भी हमने कहा, वेक्टर एरिया, तो पहले वेक्टर एरिया को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ वेक्टर एरिया? जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होता है? ऑफ अ सरफेस
इक्वल्स देखिए वेक्टर एरिया, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसमें दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर एरिया जो किसी सरफेस का, उसमें जो मैग्नीट्यूड होगी एस मैग्नीट्यूड इक्वल्स एरिया ऑफ सरफेस, area of surface, and direction is its direction is along outward drawn, outward normal, outward drawn normal to the surface, normal to the surface, यानी उस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा वो उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगी उस सरफेस के एरिया के बाद। फर्ज करें हमारे पास ये एक सरफेस एलिमेंट है, ठीक है, तो जो वेक्टर एरिया ए है इस सरफेस का, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो इसके एरिया के बराबर होगी। लेट्स से इसका एरिया क्या है, ए है, और जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस। ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर एरिया को हम इसका किया हमने एक्सप्लेन इसको। तो नेक्स्ट जो है बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कितने फैक्टर्स पे करता है थ्रू एनी सरफेस एलिमेंट, थ्रू एनी रीजन ऑफ सरफेस। देखें नंबर 1 डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिपेंड किस पे करेगा, देखें ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, नंबर 1 एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं पास कर रही हैं थ्रू दैट सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing through that surface, या passing through lines, electric lines of force कह देते हैं, electric lines of force passing through perpendicular area, कि जो एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है, कि कितने एरिया में से, या हम कह सकते हैं यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, कि अगर फॉर एग्जांपल यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कि अगर उसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है उस सरफेस का, जिसमें से लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी थ्रू यूनिट एरिया उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस के बराबर ही होगा जो उस यूनिट परपेंडिकुलर एरिया ऑफ एनी रीजन में से पास कर रही हों। इसको मैं समझाता हूँ। फ्लक्स का मैंने अभी आपसे कहा था वो है E डॉट ए, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लें सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो E मैग्नीट्यूड इसको खोलेंगे, E ए कॉस थीटा। अगर सरफेस परपेंडिकुलर है तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 होगा तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा cos 0 1 होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो जो फ्लक्स होगा वो होगा E ए। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या E रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ए क्या है, एरिया। अगर एरिया की वैल्यू 1 हो, अगर एरिया की वैल्यू कितनी है 1, यूनिट एरिया है यानी एरिया की वैल्यू 1 है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि अगर एरिया यूनिट है तो E इज़ इक्वल टू 5, कि उस रीजन में जो E की वैल्यू होगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ई है वो 4 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। अगर ये सरफेस है, दैट सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, ये लाइंस हैं जो पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली, वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, ठीक है, ये आउटवर्ड ड्रान होगा नॉर्मल, ठीक है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पैरेलल होगी, सरफेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो वेक्टर एरिया चूँकि पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा, और हमने कहा है कि यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, एरिया की वैल्यू 1 है, तो फ्लक्स किसके बराबर है, ये ई के बराबर आ जाएगा। यानी अगर इस जो रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 4 है, तो वहाँ पे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 ही होगी। यानी अगर उस रीजन में से 4 नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। समझ आई बात की। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया है तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो पास थ्रू करेंगी उस रीजन में से, उस यूनिट एरिया में से, तो उतना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। इस रिलेशन से आपको उम्मीद है इस बात की समझ आ गई होगी। दूसरी डिपेंडेंस जो है वो है एरिया की, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस कि हम देखते हैं कि सरफेस का एरिया कितना है, ठीक है। अगर किसी रीजन में सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस उसमें से क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। और नंबर 3 ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि सरफेस जो है, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस कि जो सरफेस है वो किस तरह पड़ी हुई है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये 3 चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं, स्पेशल केसेस लेते हैं 3। स्पेशल केसेस में नंबर 1 व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम, फ्लक्स इज मैक्सिमम या मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, देखें, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखें, व्हेन सरफेस इज, हम एरिया कह लें या कह लें सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई, कि ई की डायरेक्शन के साथ जो सरफेस है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देखिए सरफेस परपेंडिकुलर होगी लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये देखें, ये लाइंस ऑफ फोर्स है, ये सरफेस है, तो यहाँ पे देखिए जो लाइंस हैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो ये है, जो कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर एरिया की, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, और यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है। तो वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल होगा लेकिन जो सरफेस होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो फॉर एग्जांपल ये सरफेस है कोई भी, लेट्स से ये, और ये परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर एरिया है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर एरिया की, और सरफेस परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो कि पास थ्रू कर रही हैं सरफेस में, ठीक है। इस सूरत में जो फ्लक्स है हमें पता है फार्मूला फ्लक्स में ई डॉट ए। अब देखिए इसको खोलेंगे, ई ए कॉस थीटा। अब सरफेस जो है वो जब परपेंडिकुलर होगी, वेक्टर एरिया क्या होगा, पैरेलल होगा, तो थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। यानी जो वेक्टर एरिया है उसके और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इस सूरत में मैक्सिमम होगी। नंबर 2, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कि अगर सरफेस देखें हम प्लेस की हुई ऐसे, ये सरफेस है,
और ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जो नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन ये है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स ये हैं जो पास थ्रू कर रही हैं, या ई की डायरेक्शन क्या है, या फील्ड की डायरेक्शन थ्रू दैट रीजन इज़ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस फॉर्म में जो वेक्टर एरिया होगा और दोनों जो लाइंस हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो जहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, यही फॉर्म बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। लेकिन अगर यही मैं दूसरे केस की बात करूं, फ़र्ज़ करें ये इस फॉर्म में हो, ये वेक्टर एरिया है, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन जो हैं, जो ई है वो पैरेलल टू द सरफेस है। कब? व्हेन सरफेस इज पैरेलल, ठीक है। ये ई की डायरेक्शन है ये। अब देखिए लाइन सरफेस के पैरेलल हैं, लेकिन वेक्टर एरिया की क्या है, परपेंडिकुलर है। कब होगा मिनिमम? व्हेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू दी, सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू ई के पैरेलल है। या वेक्टर एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं मिनिमम फ्लक्स या ज़ीरो फ्लक्स। इस केस में फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हैं, लेकिन वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है। थीटा क्या है, 90 थीटा, तो फ्लक्स क्या होगा। अब तीसरे केस में व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, क्या करते हैं, तीसरा केस क्या है, व्हेन वेक्टर एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा with inclined with E या with electric lines of force, साथ अगर थीटा है। ये सिचुएशन हो, फ़र्ज़ करें जो सरफेस है वो ऐसे, लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं जो सरफेस है वो प्लेस की हुई है, लेट से वो इस फॉर्म में ये, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है ये आउटवर्ड नॉर्मल, एंड लाइंस ऑफ फोर्स जो है लेट से दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पास थ्रू कर रही हैं, ये ई की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखिए लेट से इनके साथ कितना एंगल बना रही हैं, थीटा, यानी वेक्टर एरिया के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा, और जो डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे। जो वैल्यू है फ्लक्स की will depend upon किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। कॉस थीटा फैक्टर जो है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी तो उसके लिए थीटा की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब यूनिट्स की बात करते हैं। इसके यूनिट्स हैं, जैसे कि फ्लक्स है ई डॉट ए है, ठीक है। तो यूनिट्स इसके क्या होंगे फ्लक्स के, ई के लिए आपको पता है वो न्यूटन पर कूलम है, और ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, और ये चूँकि डॉट प्रोडक्ट है ये, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको डियर समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।